नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं हिंदी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसे कि हम आपने देखा होगा, पिछली वाली वीडियो थी उसमें आपने हिंदी की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में थोड़ा सा जाना था। कुछ वर्ड, अक्षर, ध्वनियाँ और आपके शब्दों के बारे में थोड़ा जाना था। लेकिन अब मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने आएंगे वर्डमाला लेकर के। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने वर्डमाला लेकर के। देखिए, वर्णमाला की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है वर्णमाला के भेद। पहला ही क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आता है, जिसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सिंपल है वो वर्णमाला के भेद। तो वर्णमाला के कितने भेद होते हैं समझ में आ गया होगा, आंसर भी आ गया होगा आप लोगों के पास में। वर्णमाला के भेद होते हैं दो। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा सेफली, क्योंकि जब तक वर्णमाला को पढ़ना है तो मतलब स्वर और व्यंजन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सीधा ये पूछ लिया था, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं हमारे 33। ये सबने पढ़ा है पहले से ही, इसको विस्तार से भी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम इसे ही जानेंगे कि स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। और वर्णमाला में अगर वर्डों की संख्या पूछी जाती है तो वो होती है आपकी 52। ये आप साफ जान लें 52। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास सीधे सीधे आ रहे हैं और सीधे सीधे पूछे भी गए कई बार एग्जाम में कि वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी होती है तो 52, वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है तो 11 होती है, और वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है वो होती है आपकी पूरी 33। केवल आप इतना जाने। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वरों को, तो स्वरों को विस्तृत रूप से पढ़ना होगा तभी हमें जानकारी मिलेगी स्वर होते क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा स्वर। फिर हम विस्तार से धीरे धीरे सब पूरी की पूरी वर्णमाला के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे भी। स्वर, चलिए सबसे पहले जानेंगे स्वर होता क्या है। पहला ही क्वेश्चन आता है कि स्वर होता क्या है, यानी परिभाषा क्या है स्वर की। तो जानिए स्वर, स्व से दिख रहा है स्व, स्व माने क्या होता है स्वतंत्र। दिख गया होगा साफ एकदम आपको, स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है स्वतंत्र हो, यानी वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं वो कहलाती हैं स्वर। यानी जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। एकदम सेफली शब्द है, सीधी सी परिभाषा है कि जिसे बोलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। कोई कार्य हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं होती है हमें, तो वो स्वतंत्रता होती है। और यहाँ पर भी इससे यही हो रहा है कि जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या बोलाता है स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों को जानेंगे विस्तृत रूप से। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। स्वर अब हम थोड़ा लिख लें जिससे कि हमको जानकारी हो कि स्वर होते क्या हैं। क्लास 1 2 3 4 5 में भी शुरुआत में पढ़ चुके हैं हम, इन्हें भी अब थोड़ा सा दोबारा से लिखेंगे। छोटा वाला अ, बड़ा वाला अ, छोटी वाली ई, और वाला इसको भी हम लिखेंगे ऋषि वाले रिको, और समझ में आ रहे होंगे आपकी में सब शब्द। जहां तक समझ में आ रहा हो साफ आपको, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब ने आपने पहले भी पढ़े हैं और आज हम फिर दोबारा से पढ़ रहे हैं इन्हें। अब हम इन्हें विस्तृत रूप से जानेंगे। देखिए हमने अभी बताया था स्वरों के बारे में, स्वर कितने होते हैं 11, लेकिन अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो स्वरों की संख्या गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई चीज बढ़ गई तो ये भी देखें कहीं रिपीटेशन भी होता है किसी किसी चीज का, है ना। हम यहाँ पर इन चीजों को जानेंगे कि वर्णमाला में ऐसी कौन सी चीज है जिनको स्वरों में रखा नहीं गया है।
तभी तो आपके सामने 13 के 11 होंगे, वरना ये तो 11 के 11 13 के 13 बने रहेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें छोटी अंग और बड़ी अंग इन दोनों को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि हटाने के बाद किसी चीज को हटा देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, योग हट जाता है, तो क्या होता है, अयोग। इनको जोड़ा नहीं गया, इसके अंदर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, अयोग गवाह। यानी इनके पास कोई गवाही नहीं है बोलने के लिए, क्या मैं रखो, इन्हें क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। छोटी अंग और बड़ी अंग दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, तो इनको एक नाम दे दिया गया, अयोग गवाह। क्या नाम दे दिया गया, अयोग गवाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। छोटी अंग और बड़ी अंग को क्या कहा जाता है, अयोग गवाह। इनको दो नामों से और जाना जाता है, और पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया और आने वाला भी क्वेश्चन है। छोटी अंग है, इसे हम कहते हैं अनुस्वार, और इसे कहते हैं हम विसर्ग। अब बोला था कि अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। तो विसर्ग का मतलब होता है जैसे बोलने के लिए ध्वनि, जिसे कहते हैं ह की आवश्यकता होती है। इसे बोलते समय किसकी आवश्यकता होती है, ह, यानी जोर लगाकर बोला जाए। जैसे प्रातः, आपने पढ़ा होगा प्रातः दुख, तो जहां पर विसर्ग का प्रयोग होता है वहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा जोर लगाकर बोलते हैं, ह का उच्चारण करते हैं। और ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार को थोड़ा जानेंगे तो अनुस्वार का मतलब क्या होता है जानते हैं आप। अनुस्वार का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलने के लिए केवल नाक की आवश्यकता होती है, इसकी केवल नाक की, हमें जहां पर नाक की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अनुस्वार। और जहां बोलने के लिए हमें थोड़ा प्रेशर, यानी कह सकते हैं कि ह का उच्चारण निकलता है मुंह से, वो हो जाता है आपका विसर्ग। इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम, ना मात्र के लिए किया जाता है। तो हम इनको केवल नाम से ही जानेंगे। ये होता है अनुस्वार, ये होता है विसर्ग। अनुस्वार का प्रयोग आपने देखा होगा कई बार, ऐसे रंग है, भंग है, संग है, संसार है, इन सब में किया जाता है। इनके साथ साथ एक चीज और आ जाती है यहाँ पर, उसे ही पढ़ना थोड़ा आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। आपने ये चीज और देखी होगी, ये है ना, जब इसका उच्चार सेम इसी की तरह होता है, इसलिए भी थोड़ा सा इसे भी जान लेते हैं। इसे कहा जाता है अनुनासिक। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। ये तीनों को बहुत बारीकी से आप जानें, क्योंकि इनसे ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आगे वाले जितने भी हैं। क्वेश्चन साफ आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुनासिक है, और उसमें ऑप्शन दे रखा होता है उनका, रंग में है, संग में है, नंबर 3 ऑप्शन दे रखा होता है ऊंचा में है, और नंबर 4 में आता है आपका संतान में है। ठीक है ना, तो आप इसे बिल्कुल तरीके से लगा सकते हो, जान भी सकते हैं। जहां पर जैसे ही चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है वो क्या हो जाती है, अनुनासिक हो जाती है। जैसे ही सिंगल बिंदी का प्रयोग होता है वो अनुस्वार हो जाती है, और जैसे ही विसर्ग आ जाता है तो बीच में इस तरह की 2 बिंदियां लग जाती हैं। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपकी। अब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आगे। अनुनासिक का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है, अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अनुनासिक का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसे बोलने के लिए नाक के साथ साथ मुंह की भी आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं अनुनासिक। जिसे बोलने के लिए केवल नाक की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अनुस्वार। और विसर्ग का मतलब होता है जैसे बोलने के लिए हमें अपने पेट तक, यानी बॉडी के अंदर तक का जोर देना होता है, उसे कहते हैं विसर्ग। ठीक है, अब थोड़ा फिर वापस आते हैं हम उन चीजों के बारे में जाना जो चीजें हमें सीखनी है आज। स्वर, अब स्वरों की संख्या 11 है, आपने जाना होगा, मैंने आपको बताया है। तो इन दोनों को हटा दिया गया है, तो हम भी यहाँ पर इन दोनों को अब टेबली हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या गया है कि वर्णमाला में जो स्वर हैं, अब इनको क्या किया, विखंडित किया गया है, इन्हें बांटा गया है। तो सबसे पहले टोटल संख्या 11 है, आपकी समझ में आ चुकी होगी क्लियर रूप से, मुझे दोबारा दोहराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है अब। ठीक है, अब हम पहला जानेंगे वर्णमाला में स्वर। स्वरों के नंबर 1 भेदों को अलग अलग रूपों में बांटा गया है।
तो सबसे पहले मात्रा या उच्चारण के अनुसार, ठीक है, मात्रा या उच्चारण के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों को, 3 भागों में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले मात्रा का मतलब होता है, जैसे आपने अब जब छंद पढ़ेंगे तब आपको मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। मात्रा को भी जानेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मात्रा को भी बताऊंगा मात्रा होती क्या है, ठीक है। नंबर 1 मात्रा के अनुसार तो पहले होते हैं ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 होते हैं प्लुत स्वर। जिन्होंने पढ़ लिए हैं वो जान चुके होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लें। आज क्लियर कर ले अपना पहला कि मात्रा उच्चारण के अनुसार जो स्वर है उनको 3 भागों में बांटा गया। ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, क्या होता है? छोटा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, प्लुत का मतलब होता है उससे भी बड़ा। अब डेफिनेशन की बात आती है, परिभाषा की इसकी, जिसे बोलने के लिए बहुत कम समय लगे, बोलने के लिए कम समय लगता है। जैसे छोटा वाला अ, कम समय लग रहा है इसमें आपका, छोटी ई, छोटा उ, और आपका ऋषि वाला रे। समझ में आ रहा होगा आपकी में एग्जैक्टली। अब दीर्घ का मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। और आपका ये जो विदेशी आगत वर्ड है और इसको भी रखा गया है इसमें, जैसे डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, इनमें प्रयोग किया जाता है, ये ओ होता है आपका। ये आगत वर्ड है, क्या है ये? आगत स्वर। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आगत स्वर कौन सा है, तो आगत स्वर होता है आपका अ। इसे हम कई बार पढ़ चुके हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने के लिए, देखिए इसे बोलने के लिए कम समय लगता है, जिसको ह्रस्व से बोलने में ज्यादा समय लगता है। जैसे छोटा अ कम समय, आ थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, इसमें साफ दिख रहा है। इनकी बोलने में भी हमें, अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का मतलब होता है इन्हें बोलने के लिए दीर्घ से भी अधिक समय लगे। जैसे हमने पढ़ा होगा आपका, जैसे कि राम, पढ़ा हो आपने, ओम, ठीक है। अब यहां तक आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, कह रहे हम प्लुत स्वर को नहीं पहचान सकते हैं, दिक्कत आ रही है हमें, तो उसका भी एक छोटा सा ट्रिक्स बता देता हूं मैं आपको। कुछ नहीं करना है। अब जहां प्लुत स्वर की बात है, प्लुत स्वर कौन सा है, तो जहां पर आपको वर्डों के मध्य में, यानी हिंदी वर्णमाला के जो अल्फाबेटिकली वर्ड होते हैं उनके मध्य में जैसे ही गिनती आ जाए, समझ लीजिए वो क्या है? प्लुत स्वर है, जिसको बोलने के लिए दीर्घ से भी अधिक समय लगता है और जिसकी 3 मात्राएं काउंट होती हैं। इनकी आपकी 2 मात्राएं काउंट होती हैं और इसकी आपकी 1 मात्रा काउंट होती है। मात्रा की बात कर रहे थे ना यहाँ पर कि मात्रा क्या होती है, तो मात्रा जैसे हम छंद पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मात्रा के बारे में पूर्ण जानकारी दे देंगे। ये तो आपकी मात्रा उच्चारण के अनुसार आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टाइप पर आएंगे इसके। नंबर 2 है आपका जीभ के आधार पर, ठीक है। जीभ के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 पश्च स्वर, और नंबर 4 है आपका, सॉरी 3 है आपका मध्य स्वर। अब देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम अग्र पश्च मध्य। मध्य को जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो मध्य का है, कई बार रिपीट भी हो गया, आने वाला भी क्वेश्चन है। मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच में, वो होता है आपका छोटा वाला अ। आपका जो छोटा वाला अ है वो कौन सा है? मध्य स्वर है, इसको हम वर्णमाला में मध्य स्वर के अंतर्गत रखते हैं। अब दूसरा है अग्र स्वर। अग्र का मतलब होता है जिन्हें बोलने के लिए आगे वाले हिस्से, यानी जीभ का जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है उससे बोलने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि छोटा वाला अ हो चुका है आ,
पीछे वाले हिस्से से बोला जा रहा है ई, साफ दिख रही है। कहां से बोली जा रही है? जो ई है आपकी ई, वो भी आगे वाले हिस्से से बोली जा रही है आपकी, एकदम क्लियर है। ऊ पीछे चला गया, बड़ा ऊ ये भी पीछे चला गया आपका। ए आगे है, बड़ी वाली ए ये भी आगे से है। ये दोनों चीजें आपकी जीभ के आगे वाले हिस्से से बोली जा रही है, इसीलिए इन दोनों को हम कहाँ रखेंगे? चारों को अग्र स्वर में, ई और ए। अगले वाले की बात करते हैं पश्च स्वर। अब जो बचे हुए हैं वो सब पश्च स्वर हैं इसके अंतर्गत, यानी बड़ा वाला आ बचा हुआ है, छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ। सर एक चीज और इसमें जोड़ेंगे हम, री को भी आगे से ही बोला जाता है। छोटा वाला बड़ा वाला आ, छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ, और आप लेंगे इसमें क्या बचा है? इसमें छोटा वाला ओ, बड़ा वाला ओ और आगत स्वर अ। समझ में आ रहा होगा साफ आपको? तो इन सबको हम कहाँ रखेंगे? पश्च में। अगर बात आती है कि पहचानेंगे कैसे, तो इसको पहचानने की आवश्यकता नहीं है आपको, बोल के स्वर को चेक कर सकते हैं हम। जैसे कि बोलिए किसी को, आपको ध्यान रखें ये मध्य स्वर है, इसको तो एकदम डेफिनेटली रट लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य स्वर कौन सा है। तो छोटा वाला जो अ होता है वो क्या होता है? मध्य स्वर होता है। और इसके बाद में जितने भी हैं उन सबको बोल के हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आ पीछे से साफ दिख रहा है, ऊ पीछे से दिख रहा है कि अंदर से आ रहा है, ए आगे से है, ए भी आगे से है, एकदम क्लियर हो रहा है। हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल वर्ड को बोलने की आवश्यकता है, बस ये जान लीजिए। आगे अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रकार पर। नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 पर पूछा जाता है आपका प्राण या वायु के आधार पर। तो इनके आधार पर वर्ड को दो भागों में बांटा गया है। दो चीजें पढ़ी होंगी आपने, नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। देखिए नाम से ही आपको जैसे कि पता चल रहा है, अल्प का मतलब होता है छोटा और महा का मतलब होता है बड़ा। प्राण का मतलब होता है, प्राण समझ रहे हैं ना, व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो प्राण निकल जाते हैं उसके। तो कब निकल जाते हैं? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें से क्या चीज खत्म हो जाती है? आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें से हवा निकल जाती है, सांस। तो प्राण को हम क्या कह सकते हैं? हवा कह सकते हैं एकदम। यानी जिस चीज को बोलने के लिए, यानी जिस वर्ड को बोलने के लिए कम वायु बाहर निकले उसे अल्प प्राण, इसे बोलने की ज्यादा वायु बाहर निकले उसे महाप्राण। तो इसके बावजूद ही आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसे हम कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए भी आपको सिंपल तरीका बताऊंगा मैं। पहले हम कहें अल्प, अल्प का मतलब छोटा, छोटा का मतलब कम हवा, छोटा अ कम हवा, छोटी ई कम हवा, छोटा ऊ कम हवा, ठीक है ना, रि कम हवा। उसके बाद जो बचते हैं वो सब महाप्राण में आ जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ और ओ औ और आपका ओ। ज्यादा आपको घूमने या ज्यादा कुछ चीजें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, एकदम सिंपल तरीके से सब चीजों को मैं डिफाइन करता हुआ चला जा रहा हूँ। इसके बाद में आपकी कोई भी क्वेरी रहने वाली नहीं है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है, आपको नाम लेते ही आपको देख लेना, अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु। जैसे ही हम बोलते समय कम वायु बाहर निकले समझिए अल्प, ज्यादा वायु निकले महा। तो बड़े बड़े जितने भी होते हैं और ये सब महाप्राण में आते हैं, छोटे छोटे होते हैं वो सब आपके अल्प प्राण में आते हैं। इन चारों को एक नाम और भी दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि मूल स्वर कौन से होते हैं? मूल स्वर, तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं संख्या में। और वो कौन से होते हैं? ये होते हैं 4, अ ई उ और ऋ। समझ में आ रहा होगा आपकी में क्लियर रूप से, अ ई उ और ऋ। ये आपको बताता चलता हूं मैं साथ ही साथ। अब हम अगला टॉपिक और ले रहे हैं अभी इसी में। देखिए जहां पर आपकी समझ में कोई चीजें नहीं आती हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इससे कि हम आपको और इन चीजों को क्लियर रूप से बताएं। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है, मैं किसी टॉपिक में किसी भी पॉइंट को छोड़ूंगा ही नहीं, इससे कि आपको कोई चीज पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आप किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसको केवल आप मुझे पढ़िए, मुझे पढ़ते ही आपकी सभी क्वेरीज समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगला है आपका मुंह के आधार पर।
मुंह के आधार पर बात बताएं तो यहाँ पर ये तो पूछा तो कभी नहीं गया, लेकिन अब हम जाने, हो सकता है कि अगला वाला जो टॉपिक हो, पूछने वाला क्वेश्चन हो, वो ये हो सकता है। मुंह के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1 विव्रत, नंबर 2 अर्ध विव्रत, नंबर 3 अर्ध संवृत, और आपका नंबर 4 संवृत। चाहे तो आप यहाँ पर इसे लगा लें, चाहे उसे लगा लें, दोनों ही सही हैं, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी इसमें। इसे विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध संवृत और संवृत। विव्रत का मतलब होता है, इंग्लिश में, थोड़ा हिंदी में समझ में नहीं आ रहा आपकी, मैं बता दूं आपको, इसे इंग्लिश में कहते हैं ओपन। ओपन माने होता है खुला हुआ, खुला हुआ, यानी जिसे बोलने में हमारा पूरा मुंह खुल जाए उसे कहते हैं हम विव्रत। किस वर्ड को बोलने में स्वरों में हमारा मुंह खुल जाता है? बड़ा वाला आ, जिसमें हमारा पूरा मुंह है, वो क्या हो रहा है? पूरा का पूरा मुंह खुल रहा है। अगली बात करते हैं हम अर्धविव्रत। अब अर्धविव्रत का मतलब होता है हाफ ओपन, यानी जिसे बोलने में हमारा जो मुंह है वो क्या होगा? आधा खुला हुआ होगा, आधा खुला हुआ। उसमें आपको कुछ वर्डों के बारे में बताता हूं मैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अर्धविव्रत, अर्धविव्रत का मतलब होता है हाफ ओपन। हाफ ओपन में जिसमें कि हमारा मुंह है वो आधा खुला हुआ होगा, यानी बंद नहीं हो रहा होगा, खुल रहा होगा। जैसे कि छोटा वाला आ, आधा खुला हुआ है हमारा मुंह यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम लेंगे बड़ी वाली ए, आधा खुला हुआ है। बड़ा वाला ओ, आधा खुला हुआ है। और आपका अ, ये चारों जो वर्ड हैं आपके, वो इसमें आपके अर्धविव्रत में आएंगे। मीन्स इन्हें बोलने के लिए हमारा जो मुंह है वो आधा खुला रहता है। अगला अर्ध संवृत। अर्ध संवृत का मतलब होता है हाफ क्लोज, यानी बोलते समय हमारा मुंह है वो आधा बंद होगा। आधा बंद का मतलब पूर्ण बंद नहीं होगा। आधे बंद में कौन से वर्ड आएंगे? छोटी वाली ए और छोटा वाला ओ, ए और ओ, यानी इसे बोलने के लिए हमारा मुंह है तो ऊपर से क्लोज हो रहा है, लेकिन पूर्ण नहीं, आधा क्लोज हो रहा है। इसलिए इनमें सब में हाफ ओपन हो रहा है, जैसे ए या अ तो खुल रहा है ना कि बंद हो रहा है। अब यहाँ होते हैं ए, बंद हो रहा है, ओ बंद हो रहा है, यानी ऊपर से क्लोज होके जा रहा है। अब हो रहा है संवृत का मतलब होता है क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद। बंद में आते हैं आपके जो बचे हुए हैं ई और ओ ऊ। इसमें क्या होता है, हमारे जो मुंह है वो पूर्ण रूप से क्लोज रहता है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा क्लियर रूप से। विव्रत का मतलब ओपन, बड़ा वाला आ। अर्धविव्रत का मतलब हाफ ओपन, छोटा वाला अ, बड़ी वाली ए, बड़ा वाला ओ और अ। अगला बात करते हैं तो अर्धसंवृत का मतलब होता है आधा बंद, छोटी ए और छोटा ओ। संवृत का मतलब होता है बंद, बिल्कुल क्लोज। तो ई और उ दोनों में मिलाकर के बात करें तो दोनों में मुंह बिल्कुल क्लोज रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की आप तरफ आते हैं। अब हम उन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, वर्णमाला में यदि स्वरों के बारे में क्वेश्चन आता है तो पहला यही आता है कि स्वरों की परिभाषा स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। दूसरी बात पे आते हैं तो स्वरों के भेद कितने हैं? तो स्वरों के 3 भेद हैं। बस मुख के द्वारा अगर पूछे जाते तो 4 भेद आते हैं, वरना स्वरों के केवल 3 भेद हैं। अब हम जानेंगे इसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि मूल स्वर मैं पहले ही बता चुका हूं, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल स्वर कितने होते थे? मूल स्वर होते हैं 4, अ, ई, उ और रे, इनसे ही मिलकर बन जाते हैं सब। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर कौन से हैं?
अब प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि संयुक्त स्वर तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। तो आज आप पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है दो स्वरों के मेल से मिला हुआ स्वर। तो वो कितने होते हैं? वो होते हैं आपके संख्या में 4। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। यहाँ पर बहुत सी चीजें खुलेंगी। अब पूछते हैं कि छोटी ए बड़ी ए ऐसे कैसे हैं? तो छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। यहाँ पर हम खोल देते हैं सेफली। आ प्लस ई मिलकर के ए को मिला रही होती हैं। इसमें हम बड़ा आ ले सकते हैं, बड़ी ई भी ले सकते हैं, बड़ा आ छोटी ई भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सिंबल होंगे इसमें। इसमें आपका छोटा अ प्लस उ, और इसमें बड़ा आ प्लस बड़ा उ भी हो सकता है, बड़ी छोटा अ और बड़ा आ भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें आपकी। जहां पर ये आप दिखे आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो कितने होते हैं संयुक्त स्वर? 4 होते हैं, ए ऐ और ओ औ। यहाँ तक आपकी समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा। मेरे में पूछा जाता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। वैसे स्वर कितने होते हैं? तो स्वरों की संख्या पहले ही गिरा चुका हूं मैं आपको, वो होती है 11। अब हम जानेंगे इनका उच्चारण स्थान। जितने भी स्वर हमने पढ़े हैं उनको किन किन जगह से उच्चारित किया जाता है। अब हमारा इन स्वरों का ये लास्ट टॉपिक है उच्चारण स्थान। उसके बाद स्वरों का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो अब आप पर नहीं आता होगा। अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ लीजिए सब क्वेश्चनों का निचोड़ा चुका है। कोई भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला अब है नहीं। अब हम उच्चारण स्थान पढ़ें। उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है कि जहां से जो स्थान, जहां से वो वर्ड उच्चरित कहां से हो रहा है। बड़ा आ, ये दोनों वर्ड हैं वो एक ही जगह से उच्चरित होते हैं। इनके जो जोड़े हैं वो दोनों एक ही जगह से उच्चरित होते हैं। तो इसीलिए हम इनको एक जगह पर रखेंगे। उच्चारण करने के लिए हम इनको भी रख लेते हैं और इनको भी रख लेते हैं, क्योंकि इनका भी उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। इसलिए पहला अ आ। आ का मतलब होता है कि जिसे बोलने के लिए इसे का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अब पूछा जाएगा कंठ क्यों होता है? तो कंठ का मतलब होता है जब बोलने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े। अ आ मतलब जब हम बोल रहे हैं तो इसमें हमारा कोई भी जो मुंह का अंदर का कोई भी पार्ट तो वर्क नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन इ, इसमें क्या होता है? तालव्य या तालु। इसका मतलब होता है कि इसको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही है, इसलिए इसे तालु में रखा गया। उ ये होते हैं आपके ओष्ठ। क्या होते हैं? ओष्ठ। यानी जिन्हें बोलने के लिए हमें होठों की आवश्यकता पड़ती है। रि, रि का अर्थ होता है मूर्धा। अब पूछा जाता है कि मूर्धा क्या है? मूर्धा मुंह से लग रहा है, मूर्धा का मतलब मुड़ा हुआ। हमारी जीभ जब मुड़ जाती है तो उसे कहते हैं मूर्धा। यानी रि, रि को बोलने के लिए हमारी जीभ वो अंटा लेती है उसमें, यानी राउंड करती है, तब बाहर निकलती से रि हो जाता है। अब पूछा जाता है ए का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखिए ए का उच्चारण स्थान हम नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं पड़े कहां से उच्चरित हुआ। लेकिन इसको साफ कर देता हूं मैं। ए का मिलन कहां से हुआ है? आ प्लस ई, यहीं से तो बनी है, तब बनी है ए। तो हम जानेंगे अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। तो हम कह सकते हैं इसे कंठ तालु। अब होता है ओ औ। आ प्लस उ बराबर ओ। तो आगे हम पढ़ते हैं तो कंठ प्लस ओष्ठ, तो हम इसे कह सकते हैं कंठोष्ठ। और इसे कह सकते हैं कंठ तालव्य या कंठ तालु, दोनों ही सही है। अ का मतलब होता है अनुस्वार। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इनको बोलने के लिए नाक के स्वर की आवश्यकता होती है। तो अ का मतलब होता है नासिक वर्ड होता है ये, नासिक की भी कह सकते हैं इसे, और अनुस्वार भी कहलाता है। क्या ये? अनुस्वार है। इसका उच्चारण स्थान है वो होता है आपका ह। ह की उच्चारण स्थान बोला था, इसका होता है कंठ। तो यहाँ पर हम इन सब के उच्चारण स्थान भी पढ़ चुके हैं, स्वरों की संख्या भी जान चुके हैं, इनके भेद भी जान चुके हैं।
जहाँ तक है इनके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने अब इसमें छोड़ दिया है, सभी क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बावजूद भी आप जैसे ही आप प्रैक्टिस टेस्ट पर जाएंगे किसी भी एग्जाम के पर कंपटीशन वाले में, तो आप देखेंगे उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका वो बाहर नहीं होगा। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो में आपको बहुत कुछ पसंद आया हो और लगा है कि सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। आज के लिए आपका धन्यवाद।